हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब सक्सेस मंत्रा एंड वन कॉन्सेप्ट डे सेशन जिसमें इंटरनेशनल रिलेशन से एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आज हम डिस्कस करेंगे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ओवर इंडो टर्की रिलेशंस। किस प्रकार से रैपिडली पिछले कुछ समय में टर्की ग्रो किया है, इंडो और टर्की के रिलेशंस के बीच क्या चैलेंजेस हैं, क्या जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस है टर्की की, किस प्रकार से टर्की जो है इंडिया के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, सभी एंगल्स को हम एक एक करके समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले जानेंगे भाई ग्रोथ टर्की की कैसे हुई है। ऐसा नहीं है कि टर्की पिछले कुछ 2 डिकेड्स में डेवलप किया है। एक हेरिटेज लेगेसी जो है ऑटोमन एम्पायर की वो टर्की के साथ है। तकरीबन 1920 तक ऑटोमन एम्पायर का 600 साल तक शासन रहा एंड बिकॉज ऑफ दिस इन दिस होल रीजन टर्की का जो डोमिनेंस है वो पहले से ही बना हुआ था। ठीक है, और अब लास्ट 2 डिकेड्स में एक रिवाइवल हो रहा है। ठीक है, ये हमें समझना जरूरी है। साथ ही साथ 19th सेंचुरी में एक आइडियोलॉजी ग्रो की जिसे पैन टर्किज्म भी कहा जाता है। पैन टर्किज्म जो है इट इज स्टार्टेड इन 1880 और 1920 आते आते तक ये खत्म हो गई थी। ठीक है, इट वाज बेसिकली अ कल्चरल एंड पॉलिटिकल यूनिफिकेशन ऑफ द टर्की। यू कैन सी इन दिस मैप इस पूरे रीजन को कैसे रशिया के अंडर था। ये आज तो सेंट्रल एशिया का जो क्षेत्र है रशिया का ही पार्ट था उस समय। तो यहां पर भी इन्फ्लुएंस बहुत तेजी से बढ़ा था पैन टर्किज्म का। साथ ही साथ रशिया के साइबेरियन रीजन में भी इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिलता है और टर्की का रीजन तो है ही। आज भी कहीं ना कहीं पैन इस्लामिज्म की आइडियोलॉजी को ही आधार बनाकर टर्की अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाना चाहता है। मिडिल ईस्ट रीजन में टर्की जो है लीड करना चाहता है, एक लीडर की भूमिका में आना चाहता है। और सबसे दूसरी तरफ अगर हम बात करें, आज सऊदी अरेबिया भी यही क्लेम करता है कि भाई हम लीडर है मिडिल ईस्ट रीजन के। तो थोड़ा सा टकराव भी है, उसे भी जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं इतनी रैपिडली इन्फ्लुएंस बड़ा कैसे है टर्की का। तो इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस पे आते हैं। टर्की के इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस को समझने से पहले हमें जियोपॉलिटिकली जो रीजन है टर्की का उसे जान लेना जरूरी है। टर्की का जो जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है, आप देखें एक तरफ से सेंट्रल एशिया के साथ कनेक्ट है, दूसरी तरफ से ब्लैक सी और मेडिटेरियन सी के माध्यम से आपके अफ्रीकन एंड यूरेशिया जो का क्षेत्र है, यूरोप का जो क्षेत्र है उससे वो कनेक्ट है। तो कहीं ना कहीं ये जो है इकोनॉमिक अपने प्रभाव को बढ़ाने में टर्की की बहुत सहायता करता है। केवल मात्र अगर हम बात कर रहे हैं सेंट्रल एशियन रीजन के साथ ही 5000 के आसपास मल्टीनेशनल कंपनीज, टर्की की मल्टीनेशनल कंपनीज सेंट्रल एशिया के साथ सेंट्रल एशिया में काम कर रही हैं। अकेले सेंट्रल एशियन रीजन के साथ ही 10 बिलियन का ट्रेड टर्की का है। अदर देन दिस डिफरेंट नेशंस के साथ बायलैटरल टाइज किए हुए हैं यूरोप में भी। और अपने प्रभाव को, क्योंकि ये सी रूट है इंपॉर्टेंट इस पूरे रीजन का, तो यहां पे टर्की का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। दूसरा हम बात करेंगे टर्कीज आर्म्ड फोर्सेस। अभी रिसेंटली ही हमें इसका एग्जाम्पल देखने को मिलता है। नवंबर 2020 में टर्की ने अजरबैजान को अपने ड्रोन्स प्रोवाइड किए, जिन्होंने अजरबैजान ने देन फर्दर आर्मेनिया पे अटैक किया है। इसके अलावा 1920 के आर्मेनिया जिनोसाइड को कौन भुला सकता है, जिसका आधार जो था, जिसका बेस जो था वो टर्की ही था। साथ ही साथ नाटो जैसे संस्थान का भी सदस्य है। और अभी रिसेंटली टर्की ने S-400 एयर जो ब्लास्टिक मिसाइल्स हैं उस सिस्टम को रशिया से खरीदा है। ठीक है, अपनी मिलिट्री पावर को इस रीजन में बहुत रैपिडली ग्रो कर रहा है टर्की, और कहीं ना कहीं उसके लीडरशिप बनने का जो ख्वाब है उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट है जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। जियोपॉलिटिकली भी जैसा मैंने अभी कहा कि भाई जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा इसलिए है, लोकेशन बहुत ऐसी जगह है। एक तरफ ब्लैक सी के साथ रशिया और जो अपर पार्ट यूरेशियन रीजन है इसके साथ कनेक्टिविटी है। मेडिटेरियन सी के माध्यम से पूरे यूरोप और अफ्रीका के साथ कनेक्ट होता है। ठीक है, इसके अलावा ये पूरा मिडिल ईस्ट का रीजन भी टर्की जो एक समय ऑटोमन अंपायर के अंडर आता था के साथ अच्छी कनेक्टिविटी है। तो जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है टर्की की, और अपने जियोपॉलिटिक्स को बहुत बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल भी किया है टर्की ने। तो नेक्स्ट बात करते हैं एम्बिशियस टर्की। जैसा मैंने अभी कहा कि टर्की का सबसे बड़ा एम्बिशन क्या है कि मिडिल ईस्ट वेस्टर्न एशिया में एक लीडर की फॉर्म में वो निकल कर आए। ऑटोमन एम्पायर का उनका बेस है, और इसके लिए वो दोनों
अपनी सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर दोनों का ही इस्तेमाल बेहतरीन तरीके से करता है, ना सिर्फ आपके वेस्ट एशिया में बट आल्सो इन सेंट्रल एशियन रीजन। कैसे? अब सबसे पहले सॉफ्ट पावर की बात करें तो इसमें एजुकेशन की बात करेगा, रिलीजन, इन दोनों ही रीजन में इस्लामिक नेशंस ही ज्यादा है, सेंट्रल एशिया में भी और वेस्ट एशिया में भी, तो धर्म के नाम पर कनेक्टिविटी को बनाएगा। ठीक है, अदर देन दिस कल्चर, जो एक रिच ऑटोमन एम्पायर का कल्चर हेरिटेज है उसका इस्तेमाल करके इन देशों के साथ कनेक्टिविटी बनाने का काम करेगा। दूसरी तरफ अपनी हार्ड पावर का भी इस्तेमाल कर रहा है, चाहे आर्मेनिया के केस में आप देखिए, आर्मेनिया के कंटेक्स्ट में हम देख सकते हैं इंडिया के खिलाफ हमने देखा कि किस प्रकार से भड़काऊ भाषण देता है, जहां कहीं भी इस्लामिक लोग रह रहे हैं उनको वो सपोर्ट करेगा। देखिए चाइना से उनको बहुत फायदा लेना है, बट कभी भी उइगर मुस्लिम्स के कंटेक्स्ट में हमेशा चाइना को क्रिटिसाइज किया है टर्की ने। तो ये कुछ पहलू हैं, अपनी हार्ड पावर का भी इस्तेमाल करता है, कॉमर्शियल एंड मिलिट्री पावर को बड़ी रैपिडली इस रीजन में ग्रो कर रहा है। यूके के साथ भी उनके क्लैशेस अक्सर देखने को मिल जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडिया के कंटेक्स्ट में क्या चैलेंजेस हैं भाई। सबसे पहला है टर्कीज हर्डल फॉर इंडिया में अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया और वेस्ट एशिया। भारत की प्रेफरेंस है अफगानिस्तान में, वी हैव ऑलरेडी इन्वेस्टेड अ लॉट, सो अफगानिस्तान हमारे लिए एक गेटवे भी है सेंट्रल एशिया और वेस्ट एशिया दोनों ही रीजन में। पिछले कुछ समय में टर्की अपना इंटरेस्ट अफगानिस्तान में जो एक अपहीवल हुआ है उसका फायदा उठा के कनेक्टिविटी बनाना चाहता है चाइना के साथ, एंड पाकिस्तान तो फ्रेंड ही है उनके साथ भी। ठीक है, तो यहां पर अगर टर्की बढ़ता है तो आने वाले समय में इंडिया के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। और जैसे मैंने कहा, अगर टर्की के साथ हमारे रिलेशन अच्छे नहीं है, हम कभी भी वेस्ट एशिया में लीड नहीं कर पाएंगे। वेस्ट एशिया में अगर हम सऊदी अरेबियन जो ब्लॉक है उन सभी देशों के साथ तो हमारे संबंध अच्छे रहेंगे, बट हाफ ऑफ द नेशन स्टिल सपोर्ट टर्की, और कल को अगर टर्की का इन्फ्लुएंस इस रीजन में बढ़ जाता है तो हमारे संबंध कभी भी वेस्ट एशिया में नहीं हो सकते हैं। दूसरी तरफ सेंट्रल एशिया में भी कनेक्टिविटी या प्रभाव टर्की का बहुत ज्यादा है, और जो कि हमारे सेंट्रल एशियन लुक सेंट्रल एशियन विजन के अगेंस्ट है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहां पर टर्की एक हर्डल के तौर पर है। डिफरेंट अप्रोचेस इन ग्लोबल पॉलिटिक्स, इंडिया का हमेशा ही एक सॉफ्ट पावर के तौर पर इस्तेमाल इंडिया ने किया है ग्लोबल पॉलिटिक्स में, अपने इंपैक्ट को, अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए, अपने कल्चर, योगा, अपने वैल्यूज को सामने रखते हुए ही इंडिया ने अपनी साख को बढ़ाया है। और हां, आज कह सकते हैं कि भाई इंडिया बहुत रैपिडली वेस्टर्न नेशंस में भी अपनी इमेज को स्ट्रेंथन कर पाया है। मोस्ट ऑफ द नेशंस ऑफ द ग्लोब सपोर्ट इंडिया इन यूएनएससी। ठीक है, यूएनएनजीए में भी सपोर्ट मिलता है, एनएसजी में भी सपोर्ट मिलता है। सो अब इंडिया, ऐसा नहीं है कि भाई इंडिया की इमेज बहुत 20-30 साल पहले वाली है। आज जब इंडिया कुछ कहता है तो ग्लोब, मैक्सिमम नेशन ऑफ द ग्लोब लिसन इंडिया। ठीक है, बट क्या है कि भाई इंडिया अपनी सिर्फ सॉफ्ट पावर का ही इसमें इस्तेमाल कर रहा है। दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे टर्की को, तो टर्की जो है अपनी सॉफ्ट पावर का भी बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर रहा है, अपनी हार्ड पावर का भी, जहां उन्हें आंखें दिखानी पड़ती हैं वो आंखें दिखाता है। नियर बाय नेशंस के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको वो अपनी मिलिट्री पावर के माध्यम से रिजॉल्व करने की का मादा रखता है। ठीक है, सो ये एक बहुत बड़ी समस्या है भारत के लिए भाई। नेक्स्ट है इंक्रीजिंग टाइज विद पाकिस्तान। सबसे बड़ा जो इशू है टर्की के साथ हमारे रिलेशंस को खराब करने में वो है पाकिस्तान। स्पेशली कश्मीर इशू पे अभी 2 years बैक बहुत ही यूएनजीए में, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, टर्की ने पाकिस्तान का सपोर्ट किया कश्मीर इशू पे। ठीक है, जो कि विवादित भी रहा, कुछ डील्स भी हमने टर्की से कैंसिल की। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जब तक टर्की पाकिस्तान को सपोर्ट करता रहेगा, भारत के साथ कभी भी संबंध बेहतर नहीं हो सकता है। तो ये एक बहुत बड़े प्रॉब्लम है। अब जरा वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है। देखिए, सबसे पहला है अरेंजिंग स्ट्रेटेजिक डायलॉग्स इन इंटरनेशनल रिलेशन। योर नेशनल इंटरेस्ट मैटर्स, नोबडी इज योर फो एंड फ्रेंड। कोई आपका मित्र और शत्रु नहीं है, आपका राष्ट्रहित, योर इंटरनेशनल रिलेशंस मैटर्स, सबसे ऊपर वही है। सो इंडिया को भी यह ध्यान में रखना पड़ेगा अगर वेस्ट एशिया में हम अपने संबंधों को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं। सो टर्की के साथ एटलीस्ट स्ट्रेटेजिक डायलॉग्स हम शुरू करें ताकि आने वाले समय में हमारे संबंध जो है और बेहतर हो पाए। लेसन्स फ्रॉम टर्किश जियोपॉलिटिक्स, देखिए हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। किस प्रकार से टर्की अपनी जियोपॉलिटिकल लोकेशन का इस्तेमाल कर रहा है, चाहे
यूरोप नेशंस के साथ संबंधों को बेहतर करने में, सेंट्रल एशिया के साथ, रशिया के साथ, या फिर अफ्रीकन नेशंस के साथ। ठीक है, ट्रेड बहुत तेजी से किया है, बढ़ाया है अपना। लेकिन जब इंडिया का हम देखते हैं तो उतना प्रभावशाली इंडिया ने अपनी जियोपॉलिटिकल लोकेशन का इस्तेमाल नहीं किया। इंडियन ओशन रीजन, जो कि आज एक सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है, इंडिया एक बहुत ही प्रभावशाली देश हो सकता था, लेकिन इंडिया ने बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि भाई इस्तेमाल नहीं किया। आपने कर रहा है बट उतना इफेक्टिवली शायद नहीं किया है। साउथ एशिया रीजन में एक लीडिंग नेशन है, लेकिन बावजूद इसके चाइना हमें बाईपास कर जाता है। ठीक है, सो ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि भारत को सीखने की आवश्यकता है यहां टर्की से, कि अगर आप एक रीजन में एक लीडरशिप की भूमिका में आना चाहते हैं तो फिर आपका बिहेवियर भी उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। आपको दोनों ही शक्तियों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर दोनों ही। टेकिंग एडवांटेज फ्रॉम ऑफ टर्कीज पॉलिटिक्स। अब जो कुछ टर्की की पॉलिटिक्स है, कहीं ना कहीं उसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स भी राइज हुए हैं मिडिल ईस्ट में, और भारत को उसका फायदा लेना चाहिए। जैसे मैंने कहा, पैन इस्लामिक अप्रोच टर्की रखता है, जबकि बहुत से नेशन, स्पेशली जो सऊदी अरेबिया ब्लॉक है जिसमें ओमान, यूएई जैसे देश हैं, वो टर्की की आइडियोलॉजी को पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, या सेंट्रल एशिया में भी पैन इस्लामिक जो आइडियोलॉजी है उसको बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं है। तो इस तमाम एस्पेक्ट्स का इंडिया को इस्तेमाल करना चाहिए और टर्की को हम काउंटर कर सकते हैं इस रीजन में। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं इंडिया को मदद कर सकता है, लेकिन तब करेगा अगर इंडिया इफेक्टिवली इन चीजों का इस्तेमाल करता है अपनी फॉरेन पॉलिसी के माध्यम से। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लैरिटी मिली होगी टर्की के राइज के कंटेक्स्ट में, क्या भारत और टर्की के संबंधों में प्रॉब्लम्स हैं उसके कंटेक्स्ट में। ठीक है, और किस प्रकार से इन्फ्लुएंस टर्की का रैपिडली ग्रो हो रहा है। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।